और बता दें ऐसे करके बता दें। जल्दी जल्दी करें कि मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं। और सबको आवाज आ रही है प्रॉपरली? माइक जो है वो बिल्कुल मुंह के साथ लगा लिया मैंने अब। और मैं आवाज भी बहुत ऊंची से बोल रहा हूँ। ठीक है। अब मैं करने लगा हूँ स्टार्ट। आज हम बेटा जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फिनोल। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अगर एरोमेटिक रिंग पे यानी बेंजीन रिंग पे एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों तो उसे फिनोल कहते हैं। जैसे सिंपली आप लोगों के सामने ये फिनोल है, इसमें आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग जो है उसके साथ OH ग्रुप अटैच है। एटलीस्ट वन OH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है। अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगे हों तो वो भी कंपाउंड जो है वो फिनोल ही होता है। अच्छा, हम इसलिए किसी एक कंपाउंड को फिनोल नहीं कहते। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट फिनोल बट फिनोल्स, यानी कि फिनोल जो है वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं है, वो एक क्लास ऑफ कंपाउंड है। क्लास ऑफ कंपाउंड कैसे है? अगर एरोमेटिक रिंग पे एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों तो उसको हम फिनोल बोलते हैं। फिनोल की प्रेपरेशन के अब यहाँ पर हमने कुछ मेथड्स पढ़ने हैं। सबसे पहले उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि फिनोल को ऑब्टेन किया जाता है कोल तार से। आपने ये पढ़ा हुआ है कि कोयले को जब निकाला जाता है, कोयले को निकाल के उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उससे हमें तीन चार मतलब चीजें मिल जाती हैं। एक होता है कोल गैस, एक होता है कोल तार लिक्विड, और एक होता है कोक सॉलिड। अब जो कोल तार होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं और उनमें से एक कंपाउंड जो है वो फिनोल भी होता है। फिनोल को हम जो है लेबोरेटरी के अंदर भी या इंडस्ट्रियल लेवल पे भी मुख्तलिफ मेथड से तैयार करते हैं। तो अब कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिनसे फिनोल तैयार की जाती है? उनमें पहला मेथड यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन या डॉव प्रोसेस। डॉव प्रोसेस ये आपने FSC में पढ़ा हुआ है। इसमें आपने सबसे पहले बेंजीन लेनी है, बेंजीन की क्लोरीनेशन करानी है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाना है। FeCl3 जो है ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा। तो बेंजीन की एक कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। देन हमने क्लोरोबेंजीन जो है उसका रिएक्शन करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 350 डिग्री टेम्परेचर और 150 ATM प्रेशर में। होगा ये कि NaOH में जो H है, H ये यहाँ से Cl ले लेगा तो इससे HCl बन जाएगा। बाकी जो रह जाएगा ONa वो Cl की जगह आगे लग जाएगा। यानी जब हम क्लोरोबेंजीन का NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो H है ये Cl से मिलके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और ONa जो है, ONa ये वाला जो इतना पार्ट है ये क्लोरीन की जगह आगे लग जाएगा। तो इससे हमारे पास बन जाएगा सोडियम फेनोक्साइड। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर बेंजीन रिंग पे ऑक्सीजन लगी हो तो इसे इतने ग्रुप को फेनोक्साइड कहते हैं। तो यहाँ फेनोक्साइड के साथ क्योंकि सोडियम अटैच है तो इसलिए इसका नाम होगा सोडियम फेनोक्साइड। जब हम इस कंपाउंड के अंदर मजीद HCl डालेंगे तो सोडियम जो होगा वो यहाँ से क्लोराइड ले लेगा, एन में कन्वर्ट हो जाएगा और सोडियम जो है उसकी जगह हाइड्रोजन आगे लग जाएगा HCl का। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो फिनोल प्रोड्यूस हो जाएगी। इस मेथड को डॉस मेथड कहा जाता है बिकॉज ये डॉ नामी साइंटिस्ट ने इस मेथड को यूटिलाइज करके हुए फिनोल तैयार की थी। सेकंड उन्होंने मेथड लिखा हुआ है अल्कली फ्यूजन ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसमें आपने सबसे पहले बेंजीन लेनी है, बेंजीन की सल्फोनेशन करानी है। सल्फोनेशन का मतलब है इसका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाना है। तो बेंजीन में क्या होगा, SO3H ग्रुप जो है वो आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बेंजीन में एक कार्बन से हाइड्रोजन किस ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा? SO3H से। यह आपने रिएक्शन जो है वो आगे पढ़ना भी है, फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी आपने पढ़ा है। ये देखिए ना, सल्फ्यूरिक एसिड में होता है H2SO4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H को, ये वाला ऐसे। तो होगा ये कि जब हम इस सल्फ्यूरिक एसिड का बेंजीन से रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजीन की किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के OH से मिलके
H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकलना है उस कार्बन पे ये वाला जो ग्रुप है SO3H ग्रुप, वो आके अटैच हो जाना है। तो इस तरह हमारे पास जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है इसका हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे NaOH से। तो होगा क्या, होगा ये जो हाइड्रोजन है इस OH से मिलके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और SO3 के साथ हाइड्रोजन की जगह सोडियम आके लग जाएगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। बेसिकली ये वाला कंपाउंड जो है बेंजीन सल्फोनेट है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हमें कैसे हासिल होगा, जब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इसने इस OH से मिलके वाटर में कन्वर्ट हो जाना है, और हाइड्रोजन जो है उसकी जगह सोडियम आके लग जाना है। तो इस तरह हमारे पास जो है ये वाला कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो है उसका दोबारा हम जब रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का, तो ये हमने किस टेम्परेचर पे करवाना है, 350 डिग्री पे। फ्यूज का मतलब है कि हमने इसे मेल्ट फॉर्म में यूज करना है, दोनों कंपाउंड को पिघले हुए फॉर्म में। तो होगा इससे ये। अब आप यहाँ पर देखो NaOH जो है यहाँ एक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली NaOH जो है ना दो यूज होंगे, एक ये कर लें NaOH, दूसरा ये कर लें NaOH। एक से आएगा OH आइन, एक से आएगा H आइन। OH और H से मिलके क्या बन जाएगा, ये जो सोडियम है ये मिल जाएगा, इन दोनों के मिलने से बन जाएगा Na2SO3। एक ये Na है, दूसरा ये Na है, Na2 साथ SO3 सोडियम सल्फाइड। और फिर लास्ट पे जो बेंजीन है उसके साथ क्या आगे लग जाना है, ONa ग्रुप लग जाना है, ONa। ये वाला जो ONa ये SO3Na की जगह आगे लग जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को कि जब हम बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का रिएक्शन करवाएंगे NaOH से, तो NaOH के एक मालिक्यूल इस्तेमाल ही होने, दो मालिक्यूल इस्तेमाल होने हैं NaOH के इनके। तो एक बन जाना है वाटर, एक बन जाना है Na2SO3, और यहाँ से SO3Na ग्रुप जो है वो किससे आकर रिप्लेस हो जाएगा, ONa से, सोडियम फेनोक्साइड से। ये बन जाएगा सोडियम फेनोक्साइड। जब हम उसमें वाटर डालेंगे, एसिडिक वाटर डालेंगे, क्या होगा, सोडियम जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, और उसकी जगह ये हाइड्रोजन आके लग जाएगा H3O पॉजिटिव। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप H2O और H पॉजिटिव के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे, तो सोडियम जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी, और ये जो सोडियम की जगह हाइड्रोजन आइन है ये वाला एसिड से, तो यहाँ आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है फाइनल कंपाउंड फिनोल तैयार हो जाएगा। इसी तरह बेटे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ है सेम ऐसे ही, सोडियम पैराटोल्यूइन सल्फोनेट। यहाँ देखें ये हमारे पास जो है SO3Na वैसे ग्रुप लगा हुआ है, और पैरा पोजीशन पे मिथाइल है। अगर बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप लगाओ, इसका नाम आपने पढ़ा हुआ है टोल्यूइन होता है। बेंजीन पे कौन सा ग्रुप लगाओ, CH3, तो इसको टोल्यूइन बोलते हैं। तो ये इसका नाम टोटल है सोडियम पैराटोल्यूइन सल्फोनेट, ठीक है ना। ये दोनों एक ग्रुप एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं। अगर हम इसका रिएक्शन कैसे करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दोनों के मिक्सचर से, सोडियम हाइड्रोक्साइड 70% होगा और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 30%। अच्छा, इन दोनों के मिक्सचर लेने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे आपने ये रिएक्शन करवाना है वो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अगर हम दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं। तो अगर हम प्योर दोनों में से कोई एक यूज करेंगे तो हमें ज्यादा हीट करना पड़ना है। तो होगा ये, यहाँ जो SO3Na है ये ग्रुप जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, पहले की तरह ONa से। ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, जैसे आपने यहाँ पर ऊपर वाले रिएक्शन में देखा कि जब हम SO3Na का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो SO3Na की जगह ONa ग्रुप लग जाता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर जो है SO3Na ग्रुप जो है
उसकी जगह ONA ग्रुप लग जाएगा। मिथाइल जो है अनडिस्टर्ब रहेगा। जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा जी, सोडियम आयन जो है वो रिलीज हो जाएगा और उसकी जगह हाइड- हाइड्रोजन आयन आगे लग जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है ये जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा इसको आप कह सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी टोल्यूइन या पैरा मिथाइल फिनोल कह लें, या इसका एक स्पेशल नेम है पैराक्रिसोल। तो ये हमारे पास जो है ना पैराक्रिसोल ये प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये देखें ये हमारे पास भी फिनोल ही है, ठीक है, पैराक्रिसोल। इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमिन। अब क्यूमिन बेसिकली क्या है, ये बेसिकली उसने आगे खुद ही एक्सप्लेन कर दिया है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमिन कहा जाता है, ये वाला जो कंपाउंड है। तो आपने सबसे पहले ये कंपाउंड जो है प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगे बेंजीन। बेंजीन का आप रिएक्शन करवाओगे 1 प्रोपीन से। तो ये आप देखें ये हमारे पास प्रोपीन है। तो ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड एट 250 डिग्री टेम्परेचर। बेंजीन की ये जो कार्बन है, ये वाली कार्बन वो इस कार्बन से लिंक कर जाएगी, और बेंजीन की इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा वो इस CH2 वाली कार्बन के साथ लिंक कर जाएगा। यानी होना ये है कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा बेंजीन का, और यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ये जो एक बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाली जो कार्बन है, ये वाली कार्बन उसने इस कार्बन के साथ लिंक कर जाना है, और हाइड्रोजन जो है वो इस CH2 वाली कार्बन के साथ लिंक करके इसको CH3 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रोपीन है उसकी मिडल वाली कार्बन जो है वो बेंजीन की कार्बन से लिंक कर गई, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और बेंजीन की इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ था वो हाइड्रोजन इस CH2 कार्बन के साथ लिंक करके इसको इसने कन्वर्ट कर दिया CH3 में। फिर जब बाद में हम जब इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे 130 डिग्री पे, ठीक है, ये बेसिकली एयर के अंदर अगर इसे रख देना तो एयर ही इस रिएक्शन को कैटालाइज कर देगी या इस रिएक्शन को कंडक्ट कर देगी। तो जो कितने ऑक्सीजन है, यहाँ दो है। ये जो मिडिल वाली कार्बन है CH वाली, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये कार्बन है और कार्बन के साथ ये दो ऑक्सीजन है O। और जो H है वो मतलब दो ऑक्सीजन कार्बन और H के दरमियान आके लग जाएंगी, यानी OH बन जाएगा। ठीक है, और इस हमारे पास कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, दैट इज क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड। जब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालने से ये वाला जो ग्रुप है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सॉरी, ये वाला ग्रुप नहीं, इस तरह से ये वाला ग्रुप रिमूव होगा, यानी CH3। फिर आगे C डबल बॉन्ड O, क्योंकि कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ऑक्सीजन का भी। और फिर CH3 यानी एसीटोन जहां से रिलीज हो जाएगी, और ये वाला जो OH ग्रुप है ये इस कार्बन पे आगे लग जाएगा। OH ग्रुप जो है वो कार्बन पे आगे लग जाएगा, जिस तरह से हमारे पास जो है फिनोल प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो इतना पार्ट है ये एसीटोन से मतलब एसीटोन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और OH जो है वो बेंजीन की कार्बन पे आके लग जाए। तो इस तरह हमारे पास जो है फिनोल प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा हुआ है हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। तो यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन की अगर हम नाइट्रेशन करवाएं, नाइट्रो ग्रुप लेके आए, नाइट्रेशन आपने पढ़ी हुई है FSC में, यानी नाइट्रेशन करवाने के लिए नाइट्रो ग्रुप लेके आने के लिए आपको रिएक्शन करवाना पड़ता है विद नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जब आप बेंजीन की नाइट्रेशन करवाते हैं तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ आके लग जाता है। इस तरह हमारे पास जो है नाइट्रो बेंजीन बन जाती है। फिर हमने नाइट्रो बेंजीन की रिडक्शन करानी है। ये जो स्टेनस क्लोराइड होगा ना ये बेसिकली रिडक्शन कर देगा। स्टेनस क्लोराइड कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करेगा। इसके साथ जो है हाइड्रोजन यूज होगी ताकि इसकी रिडक्शन की जा सके। तो जो ऑक्सीजन है वो निकल जाएगी, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन आके लग जाएगी। ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का आना ये रिडक्शन होता है। तो इससे हमारे पास जो है नाइट्रो बेंजीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी अमाइनो बेंजीन में, यानी एनिलीन में। ये हमारे पास जो है देखें एनिलीन प्रोड्यूस हो गई है। अब एनिलीन जो है ये हमने मेन ये कंपाउंड लेना था।
इस कंपाउंड को लेने के बाद ये कमर्शियली वैसे भी मिल जाता है, मतलब बेंजीन से भी बना सकते हैं लेकिन कमर्शियली वैसे भी मिल जाता है। तो आप ये कंपाउंड लें, इसका आप रिएक्शन करवाओ नाइट्रस एसिड से। अब नाइट्रस एसिड जो है उसका फार्मूला होता है HNO2। जब आप एनिलीन का नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाते हो तो याद रखना है कि ये हमारे पास एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है डाइजोनियम केटाइन, ये वाला। बेसिकली ये जो HNO2 होता है ना, ये लेबोरेटरी में या वैसे कमर्शियली ये अवेलेबल ही नहीं होता। इसको आपको अंदर ही बनाना पड़ता है और अंदर ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए एक वर्ड आपने शायद पढ़ा होगा कभी, इन साइटो इन सीटो इस तरह करके एक वर्ड होता है, इसको अटैलिक्स में लिखते हैं। इन साइटो या इन सीटो का मतलब ये है कि HNO2 जो है इतना अनस्टेबल है कि ये वैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आपको एनिलीन के अंदर क्या करना है, सोडियम नाइट्राइड डालना है, सोडियम नाइट्राइड के साथ HCl डालना है। तो जैसे ही आप इन दोनों को डालोगे, NaNO2 और HCl को, तो H जो है वो NO2 से मिलके इन साइड ही HNO2 प्रोड्यूस करेगा और अंदर ही HNO2 प्रोड्यूस होगा, अंदर ही इसके साथ जो है रिएक्ट कर जाएगा एनिलीन के साथ। यानी H ने NO2 से मिलके HNO2 प्रोड्यूस करना है और HNO2 ने अंदर ही इसके साथ जो है रिएक्ट कर जाना है। इसका मतलब होता है इनसाइटो, मतलब कि इनसाइड ही प्रोड्यूस करवाना है, वैसे वो मिलता ही नहीं है। ठीक है, कि भी आप कहें कि भी बाहर से फाड़ के लेके आ HNO2, नहीं, उसने अंदर ही बनना है, अंदर ही उसको उसने रिएक्ट कर जाना है। और इसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रखना पड़ता है, जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर। तो इससे हमारे पास जो है ये हमारे पास कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाता है डाइजोनियम के टाइम। अगर बेंजीन N2 लगा हो ना, N2, तो इसका मतलब होता है डाइजोनियम के टाइम। तो डाइजोनियम के साथ जो है क्लोराइड लगा हुआ है, जिसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब जैसे ही हम इसको ना डाइजोनियम को हीट करते हैं, फौरन यहाँ से N2 गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। अब जैसे ही N2 गैस रिलीज होगी, अब आपको पता है पानी जो है वो उसमें हाइड्रोजन है और OH है। पानी का हाइड्रोजन जो है वो Cl से मिल जाएगा, HCl बन जाएगा, NO2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, N2 गैस। और पानी का जो OH है वो इस ग्रुप की जगह आके लग जाएगा, N2 की जगह। तो इस तरह से हमारे पास जो है फिनोल प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखो, N2 गैस को रिलीज करवाने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा, यहाँ से ये NO2 गैस रिलीज हो जाएगी। N2 गैस पानी का हाइड्रोजन Cl से मिलकर HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और पानी का जो OH होगा वो बेंजीन रिंग के साथ लाके इसको कन्वर्ट कर देगा फिनोल में। अब इसके बाद जो है उन्होंने लिखा हुआ है सम नेचुरली अकरिंग फिनोल्स, यानी कुछ फिनोल्स ऐसी हैं जो नेचुरली पाई जाती हैं। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है मिथाइल फिनोल या क्रीसोल। तो ये लिखा हुआ है कि ये जो पेट्रोल होता है उसके, आपने पढ़ा होगा कि पेट्रोलियम जो निकलता है जमीन से, उसमें एक कंपाउंड नहीं होता, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, उसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो जब अलग-अलग की जाती हैं तो उसमें जो मिडिल फ्रैक्शन है और जो हैवी फ्रैक्शन होती है, उसमें ये हमारे पास जो क्रीसोल है ये हमें हमारे पास मिलता है। इसका जो ऑर्थो आइसोमर है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 191 डिग्री है और मेटा आइसोमर का 201 डिग्री है। ठीक है, और पैरा आइसोमर का जो है 225 डिग्री टेम्परेचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है। यानी तीन है ना इसके, एक या तो ये होता क्या है, ये देखें, अगर OH भी बेंजीन पे लगा और मिथाइल भी लगा हो तो इसका नाम होता है क्रीसोल। अगर मिथाइल यहाँ लगा हो जिसको हम कहेंगे ऑर्थो क्रीसोल। अगर मेटा पोजीशन पे लगा हो तो 3 पोजीशन पे मिथाइल जो है, फिर मेटा क्रीसोल। अगर मिथाइल जो है पैरा पोजीशन पे लगा हो तो इसे पैरा क्रीसोल बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने तीनों आइसोमर्स का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बताया हुआ है। फिर इन तीनों को इनके बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद में, डिफरेंस की बुनियाद में इनको एक दूसरे से अलहदा अलहदा कर लिया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक कंपाउंड नजर आ रहा है, मिथाइल लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे और ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम उन्होंने लिखा हुआ है मेटाटोलिडीन। मेटाटोलिडीन इस कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है। जब हम इसकी NaNO2 और HCl से रिएक्शन करवाएंगे, वही जो हम मैंने आपको बताया HNO2 के साथ जो इनसाइटो ही बनना है, इनसाइटो ही रिएक्ट हो जाना है। तो इस तरह ये हमारे पास N2Cl जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। जब हम इसकी करवाएंगे हाइड्रोलिसिस तो यहाँ से N2 जो है वो रिलीज हो जाएगी, H जो है वो
वाटर का, वो Cl से मिलके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और पानी का जो OH होगा वो यहाँ आगे लग जाएगा। जिस तरह हमारे पास जो है मेटाक्रिसोल जो है या मेटा मिथाइल फिनोल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने पैरा आइसोमर प्रोड्यूस करवाना है, पैरा आइसोमर प्रोड्यूस करवाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमारे पास मिथाइल है, और ये हमारे पास जो है बेंजीन सल्फोनिक ग्रुप है, जिसको आप कह लें कि पैरा टोलवीन सल्फोनिक एसिड। आपने इसका रिएक्शन किससे करवाना है? KOH से। KOH कितने इस्तेमाल होंगे? KOH के दो मॉलिक्यूल हैं, वो एक मॉलिक्यूल के साथ इसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये KOH के दो मॉलिक्यूल हैं, एक OH एक H से मिलके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो और उसकी जगह जो OK है, जैसे पहले ONA ग्रुप लगा था, अब यहाँ पर OK ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। अब हम इस साल्ट का जब हम HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो K जो है वो Cl से मिलके KCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो H होगा वो इस ऑक्सीजन से लाके इसको OH में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हमारे पास जो है पैराक्रिसोल या 4 मिथाइल फिनोल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। सही है जी। इसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स से मुराद वो अल्कोहल्स हैं जिनमें दो हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होंगे। तो इनको भी जिस तरह हमने आम फिनोल तैयार किया उसी तरह इनको भी तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें हमारे पास जो कंपाउंड है 1,2-डाई क्लोरोबेंजीन है, ये वाला 2 डाइक्लोरोबेंजीन का अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं कॉपर कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 डिग्री टेम्परेचर पे, तो दोनों जो क्लोरीन है, पहले आपने पढ़ा था कि एक क्लोरीन जो है वो ONA से रिप्लेस हो जाती है, बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पर मैंने बताया था। ये आप देखो कि क्लोरीन जो है वो ONA से रिप्लेस हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर दो क्लोरीन है, ये वाली क्लोरीन भी ONA से रिप्लेस हो जाएगी और ये वाली क्लोरीन भी ONA से रिप्लेस हो जाएगी। जब हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो सोडियम है वो निकल जाएगा, और सोडियम की जगह जो हाइड्रोजन है वो आगे लग जाएगा। यहाँ पर देखें सोडियम निकल गया, उसकी जगह हाइड्रोजन आके लग गया, सोडियम निकल गया, उसकी जगह हाइड्रोजन आके लग गया, तो हमारे पास जो है 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा, इस फिनोल का नाम जो है उन्होंने लिखा हुआ है दैट इज कैथिथोल। कैटिथोल, ये आपको भी इसके नाम से भी पता होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर देखें कि बेंजीन की 1 पोजीशन पे SO3H ग्रुप लगा हुआ है और 3 पोजीशन पे SO3H ग्रुप लगा हुआ है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हम बेंजीन पे SO3H ग्रुप लगा हो और आप सबसे पहले इसका NaOH से रिएक्शन करवाएं तो SO3Na प्रोड्यूस होगा। फिर SO3Na जो है फर्दर NaOH से रिएक्शन करवा के ON में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जब हम इसमें वाटर डालते हैं तो फिर OH ग्रुप आ जाता है। ये भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि SO3H जो है वो यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी, यानी दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं। जब हम इसका रिएक्शन किससे करवाएंगे? NaOH से। तो सेम ऐसे ही ये भी SO3H ग्रुप जो है वो निकल जाना है, ये भी SO3 ग्रुप निकल जाना है, उनकी जगह जो है ONA ग्रुप आगे लग जाना है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था। और जब हम इसका वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाने से दोनों सोडियम जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे विद द हाइड्रोजन। तो इस तरह हमारे पास जो है ये वाली फिनोल जो है जिसका नाम रिजोर्सिनोल जो है ये प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके बाद जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप जो है अ, आपके पास एनिलिन है, एनिलिन की आप ऑक्सीडेशन करते हैं, किसकी मौजूदगी में आपने इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है? K2Cr2O7। K2Cr2O7 जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है और साथ सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों की मौजूदगी में जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो इसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या होगा? यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है ये रिलीज हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास जो है ये बेंजीन रिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगा, बेंजीन रिंग टूट जाएगा। एक ऑक्सीजन ऊपर से डबल बॉन्ड के फॉर्म में लग जाएगी और एक ऑक्सीजन बिल्कुल नीचे से लग जाएगी। यहाँ से NH2 ग्रुप जो है ये रिमूव हो जाना है।
यहाँ से ये वाला, ये हमारे पास क्यूनोन प्रोड्यूस हो जाना, ये वाला कंपाउंड जो है। फिर जब हम इसकी फिर रिडक्शन करवाएंगे तो आगे इसकी रिडक्शन होनी है। रिडक्शन, एक मिनट, हाँ इसकी नेक्स्ट आगे रिडक्शन ही करानी है वैसे। तो रिडक्शन करवाने से क्या होना, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये भी टूट जाना है, ये वाला डबल बॉन्ड भी टूट जाना है। और इन डबल बॉन्ड जो है वो टूटने से यहाँ पर भी एक एच ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पर भी एक एच लग जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है उसके साथ जब एच लगेगा, हाइड्रोजन का आना रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर जब रिडक्शन होगी तो दोनों जो हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होंगे वो एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है ये कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा क्यूनोल। पहले था क्यूनीन, क्यूनीन, ठीक है ना, अब होगा क्यूनोल। इसके बाद जो है उन्होंने लिखा हुआ है ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स तैयार करने का मेथड। ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स में पहला जो फिनोल दिया हुआ है ये वाला, यहाँ पर देखें बेंजीन के साथ 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3। इसका नाम उन्होंने लिखा हुआ है पायरोग्लोल। पायरोग्लोल, पायरोग्लोल तैयार करने के लिए आपने गैलिक एसिड लेना है। यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास 3 ग्रुप वैसे ही पड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो है पैरा पोजिशन पे ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो पोजीशन है COOH लगा हुआ है। जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, ये देखिए ना, C है एक और O2 है। तो CO2 गैस रिलीज होगी तो ये अकेला H रह जाएगा, यहाँ पर अकेला H रह जाएगा। और ये हमारे पास जो है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज इट इज लगे हुए हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है 1 2 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन बन जाएगी, या पायरो ग्लोल प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर हम ये तैयार करना चाह रहे हैं एक कंपाउंड जो है, यहाँ पर उन्होंने उसका नाम लिखा हुआ है 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसका दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है, ये वाला देखें, PH, फ्लोरोग्लूसिनोल, फ्लोरोग्लूसिनोल जो है ये वाला। तो इस कंपाउंड को तैयार करने के लिए यहाँ पर देखें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो पहले ही लगे हुए हैं, बस आपने तीसरा लेके आना है। तो आप इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे तो ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके साथ घुस के उसको भी OH में कन्वर्ट कर देगी, और ये रिएक्शन को सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है कि ये इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। ठीक है, फ्यूज का मतलब है आपने पिघला हुआ लेना होता है जो भी कंपाउंड है। अभी इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है एक और भी मेथड है इसको तैयार करने के लिए। यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास है बेंजीन के साथ CH3 लगा हुआ है। बेंजीन के साथ CH3 लगा हो तो इसे टॉल्यूइन कहते हैं। अब 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे नाइट्रो लगे हुए तो इसका नाम होगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। बेंजीन पे CH3 ग्रुप लगा हो इसे टॉल्यूइन कहते हैं ना। तो अगर यहाँ पर 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे नाइट्रो लगे हो तो इसका नाम होगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। तो ये ना धमाका खेज अशिया बनाने के लिए यूज होता है। इसका नाम जो है TNT भी है, TNT, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन, TNT। TNT लेना है, उसका आपने क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन करवानी है। तो जो CH3 ग्रुप होगा ऑक्सीडेशन होने के बाद जो है COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपने CH3 को सबसे पहले COOH में कन्वर्ट करवाना है KMnO4 से। फिर इस कंपाउंड की करवानी है रिडक्शन, तो जो भी NO2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएंगे NH2 में। यानी ऑक्सीजन इनसे निकल जाएगी और हाइड्रोजन आगे लग जाएगी। इसकी रिडक्शन करवाने के लिए आपको आयरन और HCl के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा। आयरन क्लोरीन से मिलकर FeCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ आगे लग जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगी और हाइड्रोजन आगे लग जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये भी NH2, ये भी NH2, ये भी NH। फिर उसके बाद जो है जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो NH2 ग्रुप जो है वो रिलीज हो जाएंगे, और NH2 ग्रुप के रिलीज होने से वहाँ OH आगे लग जाएंगे। बेसिकली ये ऐसे होना है कि हमने इसका रिएक्शन करवाना है HNO2 से। नाइट्रस एसिड जो मैंने आपको 2 दफा बता दिया, इन साइटों प्रोड्यूस करवाना है आपको। इसको प्रोड्यूस करवाने के लिए वो यूज करना पड़ना है NaNO2 और साथ HCl।
इन दोनों के रिएक्शन से आपस में ये प्रोड्यूस होगा और फिर ये NH2 को कन्वर्ट कर देगा N2Cl में। यहाँ पर भी यानी N2Cl प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर भी NO2Cl प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर भी N2Cl प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम दोबारा इसमें वाटर डालेंगे तो फिर जो है ये नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ पर जो है OH ग्रुप आग लग जाएंगे। अच्छा, इस जब हम इसको हीट करेंगे तो मजे की बात यह है कि यहाँ से CO2 गैस भी रिलीज हो जाएगी। ये आप देखो ना COOH में CO2 गैस जो है वो रिलीज हो जानी है, CO2, और अकेला यहाँ पर H रह जाना है। तो इस तरह से हमारे पास जो है इस तरह 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले। बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है? हेलो, किसी को बेटा कोई इशू तो नहीं है, मसला तो नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नो नहीं सर। है? सर जी, आवाज क्लियर है? हाँ जी। सर जी वो जो था ना, आपने कहा कि मतलब इसको हम एयर में भी रखेंगे तो ये मतलब रिएक्शन हो जाएगा जिसमें ऑक्सीजन थी, और नीचे हाँ, टेम्परेचर भी, उसके नीचे टेम्परेचर भी था 130 डिग्री सी। टेम्परेचर की मौजूदगी में ये रिएक्शन जो है तो जल्दी हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा, हो जाएगा। वैसे भी हो जाएगा। अच्छा, और सर जी नीचे एक था कि हाँ जी। थोड़ा सा और नीचे, हाँ जी, यहाँ पे ये NaNO2 है। हाँ, यहाँ पे आपने कहा था कि दो Na मतलब दो लगेंगे, फिर वो होगा, पहले ONL अलग से आके लगेगा, उस वाले का रिएक्शन नहीं होगा। इसको जरा वो करिएगा, ज़ूम करिएगा, ऊपर है थोड़ा सर। यहाँ नहीं सर जी, SO3 वाला टॉपिक। ये वाला कौन सा वाला? हाँ जी सर जी। इसमें क्या है? आपने कहा था ना कि मतलब यहाँ पे NaOH जो है वो ये भी नहीं था सर, कोई और था, पता नहीं कौन सा था, भूल गया। बाद में सही, कोई बात नहीं। ओके, हम्म। किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है? ये वाला जो बच्चा है ईमान और zoology की बाजी, इसने कोई क्वेश्चन पूछना हो, इसने बताना ही नहीं है अब। ओके, अब हम ना टॉपिक पे आ जाते हैं। अब हमने पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। तो फिनोल जो है उनके बारे में लिखा हुआ है कि जो ज्यादातर फिनोल्स हैं वो कलरलेस लिक्विड्स हैं या लो मेल्टिंग सॉलिड्स हैं, वैसे होते हैं कलरलेस। लेकिन जैसे ही हवा के साथ इनका कांटेक्ट आता है तो फौरन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कलर्ड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो फिनोल है वो कलरलेस है, लेकिन जैसे ही उसका हवा के साथ कांटेक्ट आएगा तो फौरन वो कलर्ड हो जाएगी, उसका कोई कलर डेरिवेटिव बन जाएगा, और कलर डेरिवेटिव जो है वो मेन हमारा जो कंपाउंड है उसमें एज एन प्योरिटी किरदार अदा करेगा। फिनोल्स के बारे में कहा गया है कि फिनोल्स हैं वो पोलर कंपाउंड्स हैं। पोलर कंपाउंड्स इसलिए हैं बिकॉज इनके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, और जो फिनोल का OH ग्रुप है ये वाटर के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। फिनोल के मॉलिक्यूल्स के आपस में भी एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पर आप देखो ना कि फिनोल में यहाँ ये आपके पास एक फिनोल है, बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारे पास जो है ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह आप, ये एक फिनोल का मालिक्यूल है, दूसरा एक और फिनोल का मालिक्यूल कर लें। दूसरे फिनोल के मालिक्यूल में ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव। अब फिनोल का ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस फिनोल का ये वाला हाइड्रोजन दूसरे फिनोल की ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन में है, तो इस तरह फिनोल के मालिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़ जाते हैं। इस तरह इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है। पानी के साथ भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसलिए पानी में भी सॉल्युबल है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम ऑर्थो क्लोरोफिनोल और ऑर्थो क्लोरोफिनोल या ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की बात करें, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होते हैं। ये इसका मैं आपको जरा थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग की इस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ये OH ग्रुप कर लो, और ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है। ये हमारे पास जो है OH और NO2 ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं। ऑर्थो पोजीशन को कहते हैं 1-2 पोजीशन, यानी कि बेंजीन पे OH और NO2 दोनों ग्रुप लगे हुए हैं। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। तो यहाँ पर देखें, ये वाला है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, और ये नाइट्रो की पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है। ठीक है। अब फिनोल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और नाइट्रो की पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन ये आपस में एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। फिनोल में OH का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और नाइट्रो ग्रुप का पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन ये आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करेंगे। ये सॉलिड बॉन्ड ही है ना, यहाँ डॉटेड बॉन्ड आना है, यानी ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली फोर्स होनी है। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये वाला मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करेगा। देखिए ना, जो अपने अंदर ही मगन हो, जिसको जिसका अपना ही पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अपने ही पार्शियल एक्टिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, उसने किसी और के साथ क्या बॉन्ड बनाना है, तो इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होंगे। इसकी पानी के अंदर सोलिबिलिटी कम होगी, क्योंकि ये अपने साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं करेगा। लेकिन इसी का अगर मेटा आइसोमर हो, कि मतलब जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और NO2 ग्रुप जो है मेटा पोजीशन पे लगे हों, या इसी तरह OH और NO2 ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे लगे हों, तो फिर ये वाटर के साथ या आपस में एक दूसरे के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। इन कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेटा आइसोमर्स के और पैरा आइसोमर्स के, वो हाई होते हैं। पानी के अंदर इनकी सोलिबिलिटी हाई होती है। लेकिन जो ऑर्थो आइसोमर्स हैं, इनके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये वाटर के साथ जो है अट्रैक्शन नहीं करते। यहाँ पर आप देखो ना, ये हमारे पास मेट्रा नाइट्रो पैरा नाइट्रोफिनोल है। ये मतलब नाइट्रो ग्रुप और OH एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट लगे हुए हैं। इसी तरह ये वाला नाइट्रो और ये वाला OH बिल्कुल ऑपोजिट लगे हुए हैं, तो ये पैरा नाइट्रोफिनोल है। अब ये एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन में है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पर जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस तरह जो हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल है, उसके मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट, वो हाई होंगे। पानी के साथ इनकी सोलिबिलिटी होगी, पानी के साथ भी इस तरह ये ऑक्सीजन जो है वो अट्रैक्शन कर सकती है। तो ऑर्थो जो नाइट्रोफिनोल है, ऑर्थो आइसोमर जो है, इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है। इसके बाद दिया हुआ है नेचर ऑफ OH ग्रुप इन अल्कोहल एंड फिनोल्स, एसिडिटी ऑफ फिनोल। असल में ना, आप लोगों ने फिनोल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सबसे हाई एसिडिक है। इसके बाद जो है एसिडिक नेचर फिनोल की है। फिर एक कौन है, वाटर है। और सबसे लास्ट पे जो एसिडिक है वो अल्कोहल्स है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड होता क्या है। एसिड से मुराद वो स्पीशीज होती है जो इजिली हाइड्रोजन आयन लूज कर दे, और वो स्पीशीज हाइड्रोजन आयन इजिली लूज करेगी जो हाइड्रोजन आयन को लूज करने के बाद स्टेबल हो जाए। अब यहाँ पर आपको फिनोल नजर आ रही है। यहाँ पर देखें, बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। अगर बेंजीन जो है यहाँ से हाइड्रोजन आयन लूज कर दे, यानी अगर हम फिनोल में OH डालें, तो ये वाला जो OH है यहाँ से क्या ले ले,
ये वाला जो ओ एच है यहाँ से एच ले ले, ओ एच और एच के मिलने से क्या बन जाए, वाटर। अब फिनोल क्योंकि अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर देगा, फिनोल जब अपना हाइड्रोजन आयन लूज करेगा तो फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाली बात आपने एफएससी में पढ़ी हुई है कि फेनॉक्साइड आयन जो है ये अपने आप को रेजोनेंसली स्टेबलाइज कर लेता है। और ये मैंने भी बात आप लोगों को बताई हुई है, जब मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट वाला वेरी फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने रेजोनेंस वाले टॉपिक में ये बात बताई थी कि अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है यहाँ पर ही नहीं रहेगा बल्कि रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देखो, अब मैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अब ये जो हमारे पास फेनॉक्साइड आयन बना है ये वाला, यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ये रिंग के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अटैक करे, तो ये वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। बल्कि उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, एक मिनट में ना इसको खुद ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमारे पास जो है बेंजीन रिंग है, ये खुद नहीं ड्रॉ होना क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पे इतना नहीं ड्रॉ होना मेरा ख्याल है। चलो इधर से बता देता हूँ। अब देखिए ना बेंजीन में, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है यानी फेनॉक्साइड आयन है। अब पहला वाला उन्होंने जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखा है, उन्होंने बेंजीन के तीन जो बॉन्ड हैं पाई बॉन्ड, उन्हीं की पोजीशन को अल्टरनेट कर दिया है। कैसे, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करा दिया है, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ था वो इधर करा दिया, ये वाला पाई बॉन्ड इधर करा दिया, तो इस तरह ये वाला प्रोड्यूस करवा लिया है। अब इसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, यहाँ से लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो मतलब ये वाला जो बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो गया, और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था उसने कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड। अगले स्टेप में क्या होना है, अगले स्टेप में ये वाला जो लोन पेयर है इसने इधर आना है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और ये वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये वाले लोन पेयर ने इधर पाई बॉन्ड बना लिया, और ये वाला जो पाई बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। अगले स्टेप में ये वाला जो लोन पेयर होगा इधर अटैक करेगा, और ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे, यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा, और यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया। और सबसे लास्ट स्टेप में क्या होना है, ये वाला पाई बॉन्ड जो है जब इधर आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला लोन पेयर इधर पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये वाला पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, और हमारे पास जो है बिल्कुल पहले वाला आइसोमर जो है, सॉरी पहले वाली जो बिल्कुल रेजोनेंस फॉर्म है वो आपके पास आ जाएगी। अब आपने, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। अब हमारे पास देखें फेनॉक्साइड आयन जो है उसमें क्या है, उसमें रेजोनेंस हो रही है। ये हमारे पास फेनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस की वजह से ये आयन जो है स्टेबल है। जब ये आयन स्टेबल है तो इसका मतलब है इस आयन के बनने के चांसेस आएंगे। जब इस आयन के बनने के चांसेस आएंगे तो इसका मतलब है कि ये वाला जो फिनोल है बड़ा इजीली हाइड्रोजन आयन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, और हाइड्रोजन आयन को लूज करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा फेनॉक्साइड आयन में, बिकॉज इट इज रेजोनेंसली स्टेबलाइज। लेकिन अगर हम इसके मुकाबले में अल्कोहल देखें, अल्कोहल में भी OH ग्रुप है, ये OH जो है यहाँ से क्या ले लेगा, OH यहाँ से H ले वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास जो है वो अल्कोक्साइड आयन बनेगा। अब अल्कोक्साइड आयन में जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होती। जब यहाँ रेजोनेंस नहीं होगी तो ये जाहिर बात है स्टेबल नहीं होना। जब इसने जाहिर बात है स्टेबल नहीं होना तो इसका मतलब है अल्कोहल के हाइड्रोजन आयन लूज करने के जो चांसेस हैं वो सबसे कम है। अब आपको पेपर में ये भी तो आ सकता है, ये देखें ये हमारे पास एच से फिनोल है, फिनोल में ये OH बॉन्ड है, ये आप देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये वाला नहीं आयनाइज होता, ये वाला जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये आयनाइज होता है। इसकी वजह ये होती है कि जो पोलर बॉन्ड होता है ना वो आयनाइज होता है। हाइड्रोजन कहाँ से निकलना होता है, अगर बॉन्ड पोलर हो। यहाँ पर देखें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये नॉन पोलर है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर से यहाँ पर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये पोलर है। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जब पोलर होगा तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा, इट कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, एंड ऑक्सीजन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट। यानी ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी। यानी ये वाली जो ऑक्सीजन होगी ना
ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी, तो इधर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देन जो है यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है, ये वाली जो ऑक्सीजन है इजीली क्या कर लेगी, रिलीज कर ले अपना, यहाँ से हाइड्रोजन आयन इजीली रिलीज हो जाएगा। तो ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होता है, ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होता है बेंजीन के साथ, बेंजीन की कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन वो नहीं रिलीज होते। जस्ट ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जो रिलीज, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पोलर है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पोलर नहीं है। और उसके बाद जो फेनोक्साइड आयन बनता है वो अपने आप को रेजोनेंसली स्टेबलाइज कर लेता है, तो इसलिए इसके बनने के चांसेस जो है वो हाई होते हैं। लेकिन अल्कोहल में अगर अल्कोहल हाइड्रोजन आयन लूज कर भी दे, क्योंकि अल्कोहल में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास जो अल्का ऑक्साइड आयन बना है इसमें रेजोनेंसली स्टेबलाइज होने की एबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो कि फिनोल जो है रेजोनेंस कब होती है, जब ये पहले हाइड्रोजन आयन दे दे और फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट, फिनोल जब फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगी देन ये अपने आप को रेजोनेंसली स्टेबलाइज करेगी। लेकिन फिनोल जो है बगैर हाइड्रोजन आयन लूज किए ही अगर रेजोनेंस इसमें होना शुरू हो जाए, यानी ये फिनोल है इसने अभी हाइड्रोजन आयन लूज नहीं किया, इसमें हम ऐसे ही हाइड्रो मतलब जो है वो रेजोनेंस करवाना शुरू कर दें, यहाँ पर आप देखो कि जब ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जब रिंग के साथ बॉन्ड बनाने की, रिंग की कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आप देखो ना, बेसिकली जब ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है जब इधर अटैक करेंगे, तो ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पे आ जाएंगे, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी ये वाला लोन पेयर ये इस रिंग के साथ बॉन्ड बनाने के लिए आना है। अब ये हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना है। अब आपने रेजोनेंस के रूल्स में पढ़ा होगा कि अगर ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा हो जिसमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज हो और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबलाइज नहीं होता। होना क्या होता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना होता है और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरह, फिर आगे ये वाला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनना है इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, तो ये वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबलाइज नहीं है। तो इसलिए ना फिनोल के अंदर जो है रेजोनेंस नहीं होती। फिनोल जो है जब हाइड्रोजन है लूज के बाद जो है ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है ये रेजोनेट करता है। ठीक है, अगर हम इनकी पीके वैल्यू कंपेयर करें तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि अल्कोहल्स की जो पीके वैल्यू है वो 18 है, फिनोल की पीके वैल्यू 10 है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की पीके वैल्यू जो है उन्होंने लिखी हुई है 5। अब जितनी पीके वैल्यू हाई होती है उतना वीक एसिड होता है। तो सबसे वीक एसिड कौन से हैं, अल्कोहल जो है सबसे वीक एसिड है। फिनोल जो है उनकी पीके वैल्यू क्योंकि कम है, 18 से अब 10 है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की पीके वैल्यू क्योंकि सबसे कम है, तो इसलिए सबसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनकी पीके वैल्यू के बारे में लिखा हुआ है 5 है। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल, कि फिनोल की एसिडिटी पे सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होगा। अब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो फिर वो एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल है। अब ये नाइट्रो ग्रुप ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विड्रा करता है। तो सबसे पहले ये हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल है, अगर हम इसको वाटर में डालें तो ये हाइड्रोजन आयन लूज कर देगी, यहाँ से हाइड्रोजन आयन लूज हो जाएगा तो पैरा नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमारे पास पैरा नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन है। अब ऑक्सीजन पे आपने देखा कि पहले जो है क्या हो रहा था, रेजोनेंस से, सॉरी यार, यहाँ पर जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था वो रिंग के साथ डीलोकलाइज था, रिंग में डीलोकलाइज था, जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी थी वो कम हो रही थी, और ऑक्सीजन इसी वजह से
रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रही थी। यहाँ पर अभी आपने देखा ना कि ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो रिंग के साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगा। जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो है रिंग के साथ रेजोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब जो चीज ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए वो इसको अनस्टेबल कर देगी, और जो चीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे, कम कर दे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे तो इसको स्टेबल कर देगी। अब जहां पर जो है ये जो नाइट्रो ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मजीद डिक्रीज कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए इधर आ रहा है, और ये वाले जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कार्बन पे आ रहे हैं, और इस कार्बन पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला जिस कार्बन पर जो लोन पेयर है ये इन दोनों कार्बन के दरमियान जो है वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए अटैक करेगा। तो ये वाला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ना उन्होंने थोड़ा सा गलत सा लिखा हुआ है। चलो बहरहाल आप ऐसे समझ लो कि ये वाला जो नाइट्रो ग्रुप है ना, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव जो डेंसिटी है वो मजीद डिक्रीज कर देगा। तो ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर है मुझे शो कर रहा है कि अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब रिंग पे भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। पहले नेगेटिव चार्ज कहाँ था, रिंग की कार्बन पे। सबसे पहले नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन पे, लेकिन ऑक्सीजन ने अपना नेगेटिव चार्ज किसको डोनेट करके दे दिया, रिंग को। अब रिंग से भी नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, नाइट्रो पे। यानी नाइट्रो ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, अपनी तरफ विड्रा कर लिए। जब नाइट्रो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मजीद डिक्रीज हो जाएगी। जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मजीद डिक्रीज होगी तो ये वाला जो आइन होगा मजीद स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जब ये वाला आइन मजीद स्टेबलाइज होगा तो इस फिनोल की, पैरानाइट्रोफिनोल की, इसमें कन्वर्ट होने के जो चांसेस है मजीद बढ़ जाएंगे, यानी ये मजीद स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगी। अब कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करते हैं, ये आपने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था। नाइट्रो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, सियानो ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप, COOH ग्रुप जो है ये सारे के सारे जो है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होते हैं। तो अगर बेंजीन पे ये लगे हुए हों तो बेंजीन से ना ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रा करके बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन कुछ ग्रुप्स के बारे में लिखा हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बजाय डिक्रीज करने के, बजाय इलेक्ट्रॉन विड्रा करने के, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन बजाय लेने के, उनसे खींचने के, उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। उसमें आ जाते हैं मिथाइल ग्रुप, मिथॉक्सी, NH2, ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। यहाँ पर आप देखो कि बेंजीन के साथ जो है OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। ये बजाय के इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचने के ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा। तो बजाय इस आयन को स्टेबलाइज करने के, फेनॉक्साइड आयन को, जब ये H रिलीज होना है इसको डीस्टेबलाइज करना शुरू कर देगा। तो ये वाला जो सबसे वीक एसिड है, मिथॉक्सी की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा है, मिथाइल की कम है। बेंजीन पे अगर कुछ ग्रुप नहीं लगा हुआ तो फिनोल जो है उसकी एसिडिक नेचर दरमियान में है। अब क्लोरीन मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करती, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, विड्रॉ करती है। लेकिन सबसे ज्यादा इनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की एबिलिटी जो है वो नाइट्रो की है। तो नाइट्रोफिनोल जो है और पैरा नाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। फिर उसके बाद जो है क्लोरो, इसकी एसिडिक नेचर आ जाएगी। फिर सिंपल फिनोल की, फिर मिथाइल फिनोल की, क्योंकि मिथाइल बजाय इलेक्ट्रॉन खींचने के इलेक्ट्रॉन देती है। और सबसे ज्यादा इनमें इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी किसकी है, मिथॉक्सी की। बिकॉज ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर के वो डोनेट करना शुरू कर देगा, और बजाय इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने के इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। यहाँ तक आज हमने पढ़ना था। बाकी हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले। बाकी इंशाल्लाह हम आज 12:30 बजे, जो कल वाला लेक्चर जिन बच्चों ने लेना हो दोबारा, 12:30 बजे आज ले ले। मैंने बेटा सबको अलाउ कर दिया है, कोई भी बोल सकता है। सर जी, हाँ जी। सर जी, वो एक था कि आपने एक रिएक्शन करवाया था, उसमें था ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करवाई थी पहले।
और दोबारा फिर हाँ जो थी वो रिडक्शन करवानी थी, लेकिन उसके नीचे ऑक्सीजन लिखा था ब्रैकेट्स में, मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन डाली थी। वो क्यों डाली थी? उसमें तो कोई ज़रूरत वो ही आपने नहीं थी। पूछना था। जी, ये भी पूछना था और दूसरा अब तो मैं उन्होंने वैसे ही इसका भूल गया। मतलब इसमें ऐसे था ना कि मैं जी आपको सर। ये बताने लगा था, या मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये ऑलरेडी मिस्टेक से लिखा हुआ है। अच्छा, चलो सही है सर। यहाँ तो पर हमें आपने इसकी हाइड्रोजन लेके आने रिडक्शन ही ना है। कि आपने हाँ जी, इसकी रिडक्शन। सही पहले है सर। ऑक्सीडेशन होनी है, जी, पहले ऑक्सीजन आनी है, फिर हाइड्रोजन ले आना है। जी सर। अब यहाँ पर लिखा क्या हुआ है ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ पैरा पैराबेंजोक्विनोन। यहाँ ये जी सर। पैराबेंजोक्विनोन है और इसकी आपने क्या करवानी है, रिडक्शन रिडक्शन। करवानी है। तो यहाँ ऑक्सीजन तो नहीं ना आनी, जी सर। और ये रिडक्शन किससे करवानी है, विद आयरन विद आयरन इन इन प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर। ये आयरन है और ये वाटर है, और तो यहाँ यहाँ पे पर आप बजाय एच ओ लिखने के एच लिखना है आपने। सर, लेकिन एच तो वाटर भी दे सकता है ना? लेकिन जो आयरन है ना, जी ये सर। करेगी 3 इलेक्ट्रॉन लूज, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके आयरन जो है वो कन्वर्ट होगी +3 आइन में। जी सर। आयरन मेटल, वो आयरन जो है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके फेरिक आयन में कन्वर्ट होगी, और पानी से ये ले लेगी हाइड्रोक्सल आयन। हाइड्रोक्सल अच्छा, एफ ई FeOH। एफ ई ओ एच OH3। थ्राइस बन जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और जी पानी सर। का जो हाइड्रोजन होगा वो जी। यहाँ लगेगा। जी सर। ठीक है। जी सर, तो फिर नेसेंट हाइड्रोजन की तो ज़रूरत ही नहीं है ना? जैसे ना हाइड्रोजन, बेसिकली जो हाइड्रोजन लूज होंगे जी सर। वाटर के वही जो आयरन है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। जी। 3 इलेक्ट्रॉन जो आयरन है लूज करने हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को लेके ये न्यूट्रल होंगे। सही। पानी के पास है H पॉजिटिव, जी सर। आयरन कर रही है इलेक्ट्रॉन लूज, तो जाहिर बात है इन्होंने न्यूट्रल भी तो होना है ना। जी वो सर। न्यूट्रल कैसे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को आयरन वाले इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे। जी, ओके ठीक है। सर। ओके सर। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन है। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले, वरना जो है अगर समझ आ गई है तो भी बता सकते हैं। और 12:30 बजे मैंने बताया आप लोगों का लेक्चर होना है, जो आज का रिपीट करवाना है मैंने। 12:30 बजे होना है मैंने लेक्चर लेने के लिए। ठीक है। अगर आप लोगों का मैं वेट करूंगा ना तो फिर बगैर कोई क्वेश्चन के, तो फिर सारी बात है, इस तरह मुझे बुरा लगेगा। मैंने भी अपने उधर जाना है कॉलेज में, तो अभी मैं घर ही बैठा हूँ। फिर मुझे लोग कहेंगे कि ये सर जो है लेट आते हैं, इतना नहीं पता भी क्लास पढ़ा के हैं और फिर जाके क्लास पढ़ानी है। और दस दो होड़ बेटा, ये जो वरदा बतूल है इसने कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ओके, ठीक है, फिर कर दें ऑफ। कर दें ऑफ। ओ दस दो, आवाज सही आई है अज। सारे सुते रहंदे आ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਇਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मुझे आखिरी 20 मिनट स्क्रीन नहीं शो हो रही, मैं ना सर मैं एनिमेट हो रहा था ना हैंड रेज हो रहा था सर। आपको आखिर से समझ नहीं आई? नो सर, आखिरी 20 मिनट से नहीं आई समझ सर। नेट का इशू था? नहीं सर, नेट तो 4G फुल चल रहा है सर, आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी, बस स्क्रीन नहीं शो हो रही थी, ना हैंड रेज हो रहा था। वो ना मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर अभी
1-2 घंटों तक आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको पहले सुनना, अगर ना समझ आई फिर मुझे बताना, फिर देख लेंगे। ओके सर, थैंक्स। हाँ, और कोई किसने कोई बस क्वेश्चन पूछना शुक्रिया हो? सर। नो पूछो। सर। क्लियर है सर जी। ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।